वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग कर रहे हैं फिलहाल क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन, वो लोन जो किसान के द्वारा लिया जाता है उसे ही रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कहा जाता है क्रेडिट। उसका महत्व क्या है? ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। दैट मीन्स रूरल इकोनॉमी में बिना पैसा लगाए ग्रोथ नहीं हो सकती। फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अगर हम चाहते हैं समय समय पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहे लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर्स में या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो कैपिटल तो हमें लगानी पड़ेगी, और किसान के पास कैपिटल होती नहीं है, इसीलिए उसे जरूरत पड़ती है कर्ज की। एज द टाइम कैजेशन बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर प्रोडक्शन इज क्वाइट लॉन्ग। बीज बोने के बाद और फसल काटकर बेचने के बाद जब इनकम प्राप्त की जाती है, तो इन दोनों के बीच में, फसल बोने में, बीज बोने में और फसल को बेचकर पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम गैप होता है, जिसके लिए किसान को भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मेक देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स on seeds, fertilizers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies etc. अर्थात किसान को भी पैसा चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए, और अगर बीच में कोई फैमिली एक्सपेंस आ गया काफ़ी बड़ा, जैसे किसी बच्चे की शादी है घर में, या किसी की डेथ हो गई, या कोई रिलीजियस सेरेमनी है, तो भी किसान को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसान के पास अवेलेबल होना चाहिए समय समय पर। स्टेट द मेजर्स टू इंक्रीज लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। पशुधन को बढ़ाने के तरीके यहाँ पर पूछे गए हैं कि किस तरीके से लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आवर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट इम्प्रेसिव। अगर नंबरों की बात करें कि भारत में कितने जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, सारे मिला के, यहाँ बात हो रही है पशुधन की, जंगली जानवरों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। लाइव स्टॉक, तो ये सभी जानवर जो हैं ये पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज़्यादा है, बट इट्स प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो। लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, अर्थात उनसे जो उत्पादन होता है, वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसलिए तरीके पूछ रहा है वो हमसे क्वेश्चन में, तरीके बताइए भाई। पॉइंट नंबर 1, इट रिक्वायर्स इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर ज़रूरत है टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की। एंड प्रमोशन ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। और अच्छी ब्रीड होनी चाहिए। जानवर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लाइव स्टॉक नंबर्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में हम लोग नंबर 1 है, लेकिन ब्रीड्स अच्छी नहीं है। तो ब्रीड्स को क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को इस बारे में जागृत करना पड़ेगा कि 20 भैंसें पालने से बढ़िया है 10 भैंसें पालो, लेकिन ब्रीड पर ध्यान दीजिए। 50 गायें पालने से बढ़िया है 15 गायें पाल लो, लेकिन ब्रीड पर ध्यान दीजिए। टेक्नोलॉजी और ब्रीड। दूसरी बात, इंप्रूव्ड वेटनरी केयर। जानवरों के डॉक्टर्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है पहली बात तो, अच्छे और क्या, बुरे और क्या। गांव में काम चलाऊ डॉक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन
जो सही मायने में डॉक्टर्स हैं जानवरों के, वो अवेलेबल नहीं हैं, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और जानवरों को लेकर लंबी दूरी तय करना, वो भी बीमार जानवरों को लेकर पॉसिबल थोड़ी है। और डॉक्टर को अपने यहाँ तक बुलाने का मतलब बहुत बड़ा खर्चा है। तो ज़रूरत है वेटनरी केयर की एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स वुड एनहेंस सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन थ्रू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। और साथ ही साथ पशुपालन के लिए जो छोटे मोटे किसान हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, उन्हें क्रेडिट की आवश्यकता भी है, ताकि सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हो थ्रू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तभी वो लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ये कुछ तरीके यहां पर बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। कमेंट। अगर हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फूड सिक्योरिटी हमें मिले, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ही अहम भूमिका यहां पर होती है। इस बारे में हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट कैन प्रिडिक्ट एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अर्थात गवर्नमेंट पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि हमारे देश में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर फूड इनसिक्योर है। एंड वल्नरेबिलिटी यूजिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स सो दैट एक्शन कैन बी टेकन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लाइक्लीहुड इन एन इमरजेंसी। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट सही तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल कर सकती है, ताकि मुसीबत आने पर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में तुरंत फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराई जाए। पॉइंट नंबर 2, इट ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। एज इट कैन डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचेंगी रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन, कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, प्राइसेस, उनकी फसल के सही दाम उन्हें क्या मिलने चाहिए, वेदर एंड सॉयल कंडीशंस, मौसम के बारे में उनको जानकारी मिल जाएगी कि कब कब बारिश आ सकती है, उनकी मिट्टी की कंडीशन क्या है, उसके बारे में वो जान सकते हैं, और उस मिट्टी पर किस किस प्रकार की फसलें वो पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एंड कम्युनिकेशन के द्वारा। नंबर 3, इट कैन एक्ट एज अ टूल फॉर रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज एम्बेडेड इन द सोसाइटी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल है, उनके अंदर नॉलेज है। तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से अवेलेबल करा दिए जाएं, तो इससे उनका टैलेंट और ज़्यादा बाहर निकल के आएगा और वो इस क्षेत्र में भी हो सकता है अच्छा काम करके दिखाएं। नंबर 4, इट ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रोजगार अवेलेबल कराए जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत में सुधार होगा और हमें देखने को मिलेगा रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर वेस्टेड। यानी कि अभी भी ये हालत है कि इंडिया में जितनी भी फसल पैदा होती है उसमें से 10% वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है, बेकार हो जाती है, कुल मिलाकर किसी काम की नहीं रहती वो। ऐसा क्यों?
इसका रीज़न है कि किसान के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए। इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। और इसी वजह से 10% फार्म प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं हर साल, जो बहुत बड़ी बात है। 10%। क्वेश्चन नंबर 19th, टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द टोटल जीडीपी, लेस देन 1%, दैट मीन्स 0.8%। टोटल फिश प्रोडक्शन जो है टोटल जीडीपी का 0.8% है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। वो राज्य जहां पर फिश प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे कहा जाता है पिसीकल्चर। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं हमारे देश में जहां पर मत्स्य पालन किया जाता है, फिश प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डज द नीड फॉर रूरल डाइवर्सिफिकेशन अराइज। रूरल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स खेती के अलावा और भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और अगर खेती भी करनी है तो एक फसल नहीं, एक से अधिक फसलें लगानी चाहिए। वही कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन। उसकी ज़रूरत क्यों है भारत में? द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। अगर किसान पूरे तरीके से केवल कृषि पर ही निर्भर है तो ये इसका मतलब वो जोखिम का काम कर रहा है। रिस्क है इसके अंदर। रिस्क इसलिए है क्योंकि फसल का कुछ नहीं पता कब बर्बाद हो जाए। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो फसल बर्बाद, बारिश नहीं आई तो फसल बर्बाद, ओले पड़ गए तो फसल बर्बाद, बिजली गिर गई, आग लग गई तो फसल बर्बाद। इसलिए किसान को डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होना चाहिए, खेती के अलावा और भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और यही इसकी ज़रूरत है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। रूरल डाइवर्सिफिकेशन दैट मीन्स खेती के अलावा और भी काम करने चाहिए किसान को। इसमें नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है, क्या भूमिका है उसकी? रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, a major proportion of the increasing labor force needs to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors। अर्थात हमारे देश में पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। किस चीज़ में भीड़? कृषि में ओवर क्राउडेड है, क्योंकि जितने लोगों की वहाँ पर आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम पर लगे हुए हैं। तो ज़रूरत है कि वहाँ से कुछ लोगों को हटाकर ऐसी जगह लगाया जाए जो कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ हों, या ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अलग एक्टिविटीज़ उससे कराई जाए। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी, लाइव स्टॉक का काम किया जा सकता है, फिशरीज का काम किया जा सकता है, बी कीपिंग का काम किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है। ये सब कहलाते हैं नॉन फार्म सेक्टर्स। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश के यूथ को एक ऑल्टरनेट दे सकते हैं कि यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि कृषि से ही आपको रोज़गार मिले, और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर रोज़गार मिल सकता है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए ही। नॉन फार्म सेक्टर्स हैविंग द फॉलोइंग सब सेक्टर्स। द डायनेमिक सब सेक्टर्स दैट परमिट्स हेल्थी ग्रोथ। द डायनेमिक सब सेक्टर्स इंक्लूड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसान संतरे पैदा कर रहा है, ये तो कृषि हो गई, एग्रीकल्चर हो गया ये तो, लेकिन अगर उसने संतरे निकालने का जूस
लगाने के लिए इंडस्ट्री लगा दी तो वही कहलाएगा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सेम ऐसी फूड को भी प्रोसेस किया जा सकता है। गेहूं पैदा करना, उसे बेचना, ये तो कृषि है, लेकिन उसे आटे में कन्वर्ट कर देना और फिर आटे के पैकेट का व्यापार करना, ये कहलाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। या फिर आजकल तो आपने देखा होगा पैकेट फूड भी बहुत सारे आते हैं मार्केट में, इस प्रकार के काम भी किए जा सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म एटसेट्रा। नंबर 2, अदर सेक्टर्स आर इन सबसिस्टेंस low productivity propositions. Those sectors which have the potential but serious lack infrastructure and other support include traditional home based industries like pottery, crafts, handlooms, etc. अर्थात ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें किसान अपना गुजारा कर सकता है आसानी से और एम्प्लॉयमेंट पा सकता है। भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है देश में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी वो ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज लगा सकता है। जैसे कि मटकों का काम किया जा सकता है, जैसे कुम्हार करते हैं, पॉटरी, क्राफ्टमैन का काम किया जा सकता है, या फिर कपड़े का काम किया जा सकता है, कपड़ा बुनाई, हैंडलूम्स, हाथ से बना हुआ कपड़ा जो होता है। तो इस प्रकार के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो सकते हैं और यही कहलाता है रूरल डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर। माइक्रो क्रेडिट, जिसके अंतर्गत किसानों को छोटे मोटे लोन्स अवेलेबल कराए जाते हैं, खासकर गरीब किसानों को। रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स have emerged to fill the gap in the formal credit system. जो क्रेडिट फॉर्मल सिस्टम हमें सुविधाएं नहीं दे पा रहा, उस गैप को फिल करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रिफर टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। और फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो हमें सुविधाएं नहीं दे पा रहा है फिलहाल, और वही सुविधाएं हमें मिल रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। इन्हीं को नाम दिया गया है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छोटे मोटे लोन की अगर आवश्यकता पड़ती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनको अवेलेबल कराते हैं। माइक्रो क्रेडिट हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर इन द फॉलोइंग वेज। तो माइक्रो क्रेडिट की बड़ी अहम भूमिका है और ये किसानों को छोटे मोटे लोन अवेलेबल कराते हैं, खासकर गरीब किसानों को। कैसे अवेलेबल कराते हैं? द SHGs प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय ए मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। यहां पर किसान को सेविंग हैबिट डलवाई जाती है कि आपको पैसा बचाना है, और जब हर किसान पैसा बचाता है, वो पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर किसान को दे दिया जाता है, और वही अमाउंट किसान धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वापस लौटा देता है। फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स टू बी रिपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। Poor rural households do not have any kind of collateral security required by formal credit institutions. जो गरीब ग्रामीण हैं उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं होता, वो गिरवी नहीं रख सकते कुछ, और यही कारण है कि फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस उनको क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कराते। इसीलिए ये तरीका है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, जिसके अंतर्गत किसानों को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है। सच कोलेटरल इज नॉट रिक्वायर्ड बाय माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये किसानों के द्वारा ही खुद बनाए जाते हैं। बहुत सारे किसान मिलकर
थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जिस किसान को ज़्यादा ज़रूरत होती है कर्ज़ की, उसे वो कर्ज़ दे दिया जाता है, जो कि इंस्टॉलमेंट में वापस भी आ जाता है। यही कहलाता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, critically evaluate the role of the rural banking system in the process of rural development in India। रूरल डेवलपमेंट में जो भी रोल है रूरल बैंकिंग सिस्टम का, उसे हमें यहां पर क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, यानी कि उसकी आलोचना करनी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल बैंकिंग सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। रूरल बैंकिंग सिस्टम a critical evaluation। Point number 1, rapid expansion of the rural banking system had a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the green revolution। यानी कि काफ़ी हद तक रूरल बैंकिंग सिस्टम भारत में हमें देखने को मिला कि बढ़ रहा है। रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट के लिए इनकम भी बढ़ी है किसानों की पहले से, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। इट हेल्प्ड फार्मर्स टू अवेल सर्विसेज। रूरल क्रेडिट की वजह से, रूरल बैंकिंग सिस्टम की वजह से किसान को अब सर्विसेज पहले से अच्छी मिलने लगी हैं, एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड अ वैरायटी ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। और अलग अलग प्रकार से किसान को कर्ज मिलने लगा है, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन नीड्स को पूरा कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, वी हैव नाउ अचीव्ड फूड सिक्योरिटी। यानी कि हमने फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली है। अब हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता फूड के लिए। कम से कम देश में भुखमरी नहीं है कहीं पर भी, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द अबेंडेंट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। क्योंकि हमारे देश में एफसीआई के गोदामों में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास फूड ग्रेन्स के बफर स्टॉक्स हैं। यहां तो बुराई मांगी गई थी, और फर्स्ट 2 पॉइंट्स में आपको देखने को मिला कि ये रूरल बैंकिंग सिस्टम की तो फिलहाल बड़ाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भी आगे आएगी बुराई। आ गया क्रिटिसिज्म। अब करेंगे इसकी आलोचना कि जितना भी काम हुआ है ये भरपूर नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक्स, other formal institutions have failed to develop a culture of deposit mobilization। कॉमर्शियल बैंक्स के अलावा और जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सफेल हो चुके हैं इस मामले में कि किसान को लोन दिया जाए, लीडिंग टू वर्थवाइल बोरोअर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी। जो लोन दिया भी जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा या अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वहाँ पर इफेक्टिव लोन रिकवरी नहीं है, अर्थात बैंकों का पैसा डूब रहा है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का पैसा डूब रहा है, जिसकी वजह से फिर वो लोन देना बंद कर देते हैं किसान को। जब उन्हें पता है कि यहाँ पर पैसा डूब जाएगा तो लोन देने से फ़ायदा क्या। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए रूरल बैंकिंग सिस्टम की, वो खराब है। पॉइंट नंबर बी, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई। कृषि के लिए जो लोन लिया जाता है उसमें डिफॉल्ट रेट बाय द वे बहुत ज़्यादा हाई है, अर्थात किसान लोन ले लेता है लेकिन वापस नहीं चुकाता है। इट इज एलाइज्ड दैट फार्मर्स आर डिलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन्स। और ऐसा देखा गया है कि बहुत से किसान तो जानबूझकर पैसा लौटाने से मना कर देते हैं और इंतजार करते हैं ऐसी सरकार का जो हमसे वादा करे कि हमें चुनाव जिताओगे तो आपका लोन माफ कर दिया जाएगा। गलत है ये, और इसी वजह से रूरल बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, और इसी वजह से रूरल डेवलपमेंट में दिक्कतें भी आ रही हैं। पहली बात तो इस प्रकार की पार्टीज पर ही रोक लगा देनी चाहिए जो किसान का लोन माफ करने के लिए वादा करती है और
चुनाव जीतने के बाद माफ़ कर भी देते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ये सही नहीं है। रूरल डेवलपमेंट के लिए ये खराब चीज़ है। इससे रूरल डेवलपमेंट में दिक्कतें पैदा होती हैं, क्योंकि बैंक फिर लोन देना नहीं चाहता किसान को। उसे पता है डिफ़ॉल्ट रेट ज़्यादा है, और बहुत से किसान तो लोन लेकर बस इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी हमें मिले जो हमारा लोन माफ़ करवा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मेंशन सम ऑब्स्टेकल्स दैट हिंडर द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो बाधा पैदा कर रही हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई डिड द स्टेट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर्स। जो प्राइवेट व्यापारी हैं, जो किसानों से उनका माल खरीदते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। इसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। ऐसा क्यों? सम ऑब्स्टेकल्स दैट हिंडर द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये रुकावटें कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग विकसित नहीं हो पा रहा? नंबर 1, फार्मर्स वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेटिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो किसान से उसका माल लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से उसको तौला जाता है। माल होगा मान लीजिए 100 किलो, लेकिन किसान को दिखाएंगे तौलकर 80 किलो या 90 किलो, जिसकी वजह से किसान का तो 10 किलो का घाटा हो गया। 10 kg उसका डूब गया, क्योंकि गलत तरीके से आइटम को वेट किया गया। एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, और हिसाब किताब में भी गड़बड़ी करते हैं। जब उसका माल जोड़कर दिखाते हैं कि आपके माल की कीमत क्या हुई, उसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं, और किसान बेचारा होता है अनपढ़, वो समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो उस हिसाब किताब को सही मानते हुए पैसा ले लेता है। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में दिक्कतें आती हैं। नंबर 2, फार्मर्स हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन मार्केट्स वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट लो प्राइसेस। किसान को मालूम नहीं है कि असली कीमत क्या है फसल की, ना उसके पास इंफॉर्मेशन इस बारे में कोई, तो उसे बेवकूफ़ बनाकर जानबूझकर उसको फोर्स किया जाता है अपनी फसल को कम दाम पर बेचने के लिए, ये समझाते हुए कि जितनी कीमत हम दे रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इतनी भी नहीं मिलेगी तेरे को। अब किसान बेचारा डर जाता है, क्योंकि उसे असली कीमत तो पता ही नहीं है मार्केट में चल क्या रही है, और अपनी फसल को सस्ते दामों पर बेच देता है। नंबर 3, they also did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price। किसान के पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है ताकि वो गुड्स को स्टोर कर ले, और जब लगेगा कि उसे लिक्विडेटिव प्राइसेस मिल रहे हैं, अच्छी कीमतें मिल रही हैं, तब उसे मार्केट में बेचे। इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। बल्कि 10% फार्म प्रोडक्ट्स तो हमारे हर साल बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि किसान के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो माल बर्बाद हो, इससे बढ़िया किसान चाहता है उसे बेच ही दो, क्योंकि अगर वो 10% भी वेस्ट हो गया उसका, तो भी बात वहीं की वहीं रह जाती है। अगर बाद में अच्छे दाम मिल भी गए तो फ़ायदा क्या, 10% माल तो हमारा वैसे ही वेस्ट हो गया। देयरफॉर स्टेट इंटरवेंशन बिकेम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर्स। इसलिए यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप ज़रूरी है, ताकि जो निजी व्यापारी हैं वो अपने फायदे के लिए किसान का शोषण कर रहे हैं। तो देश में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे कि किसान का शोषण ना हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और लिख लिख कर याद कीजिए। थैंक यू।